हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बीजी एजुकेशन चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का पार्ट 4। इसके पहले हम लोग जो भी पढ़े हैं उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां से जाकर उसको देख सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं हम अपनी क्वेश्चन की तरफ। धातु कर्म क्या है? धातु कर्म क्या है? तो देखिए, अयस्कों के सांद्रण से लेकर धातु के शोधन तक, अयस्कों के सांद्रण से लेकर धातु के शोधन तक जितनी भी प्रक्रियाएं की जाती हैं धातु कर्म कहलाता है। मतलब अयस्क यानी खनिज निकालने से लेकर, खनिज जो है जमीन से निकालने से लेकर उसको शुद्ध करने तक जितनी भी प्रक्रियाएं की जाती हैं वो सब धातु कर्म कहलाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है भर्जन या जारन क्या है? देखिए, एक और लिखे हैं निष्ठापन क्या है। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है, थोड़ा सा डिफरेंट है। भर्जन या जारन बता देते हैं। इसमें होगा कि सांद्रित अयस्क को वायु की उपस्थिति में गर्म करके धातु के ऑक्साइड में बदलने की प्रक्रिया को भर्जन या जारन कहते हैं। सांद्रित अयस्क को वायु की उपस्थिति में गर्म करके धातु के ऑक्साइड में बदलने की प्रक्रिया को भर्जन या जारन कहते हैं। ठीक है, अब निष्ठापन क्या है? तो देखिए, इसमें था कि सांद्रित अयस्क को वायु की उपस्थिति में गर्म करके, तो इसमें क्या होगा? इसमें होगा सांद्रित अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में गर्म करके धातु के ऑक्साइड में बदलने की प्रक्रिया को निष्ठापन कहते हैं। ठीक है, बस इसको जो है वायु की उपस्थिति में गर्म करके धातु के ऑक्साइड में बदलेंगे और इसको वायु के अनुपस्थिति में गर्म करके धातु के ऑक्साइड में बदलेंगे। वायु की उपस्थिति में गर्म किए तो भर्जन या जारन कहलाता है, और वायु के अनुपस्थिति में गर्म किए तो वो निष्ठापन कहलाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वैद्युत संयोजकता क्या है? तो देखिए, किसी तत्व के परमाणु द्वारा त्याग या ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या को वैद्युत संयोजकता कहते हैं। ठीक है, किसी तत्व के परमाणु द्वारा त्याग या ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या को वैद्युत संयोजकता कहते हैं। जैसे में देख लेते हैं, मानकर चलते हैं यहाँ पर कोई है सोडियम है। ठीक है, इसका परमाणु संख्या जो होता है 11 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल रहे हैं तो ये हो जाएगा 2, 8 और 1। इसके बाहतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है 1 है। ठीक है, और एक चीज़ याद रखिएगा, जिसके बाहतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 होगी तो वह आपस में, ठीक है, आपस में साझा कर लेगा। ठीक है, आपस में साझा करेगा। और जिसके बाहतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, यहाँ इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 से कम होगी तो वो क्या करेगा? त्याग करेगा। ठीक है, त्याग कर देगा। और जिसके बाहतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 से अधिक होगी तो वह इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करेगा। देखिए, ये इलेक्ट्रॉनों का त्याग या ग्रहण या साझा किस लिए करता है? ये अपने अष्टक पूरा करने के लिए। ठीक है, जैसे यहाँ पे सोडियम है तो इसके बाहतम कक्षा में निकाले तो इसके बाहतम कक्षा में जो है 1 इलेक्ट्रॉन है। देखिए, सोडियम जो है इसके बाहतम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो यह अपना अष्टक पूरा करने के लिए क्या करेगा? 4 से कम है तो क्या करेगा? त्याग करेगा। यानी ये अपना अष्टक पूरा करने के लिए 1 को त्याग कर दिया। ठीक है, तो इसके जो लास्ट में है इसके बाहतम कक्षा में जो है 8 इलेक्ट्रॉन हो गया, जिसके कारण इसका अष्टक जो क्या हुआ? पूरा हो गया। जिसके कारण इसका अष्टक जो है पूरा हो गया। तो देखिए, सोडियम जो है अपना अष्टक पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉनों का त्याग किया? 1। तो यानी सोडियम की संयोजकता कितनी होगी? तो 1 होगी। ठीक है, ऐसे ही देख लेते हैं क्लोरीन। क्लोरीन का परमाणु संख्या 17 होता है, यानी इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे तो 2, 8, 7। यानी देखिए, इसके बाहतम कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन है, क्लोरीन के बाहतम कक्षा में जो है 7 इलेक्ट्रॉन है। क्योंकि हम जानते हैं कि जिसके बाहतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 से अधिक होगी
तो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करेगा, न कि त्याग करेगा। तो इसके बाद हम कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो ये अपना अष्टक पूरा करने के लिए यानी 8 को पुजाने के लिए एक और ग्रहण करेगा, जिससे क्या होगा, इसका जो अष्टक होगा पूरा हो जाएगा। तो क्लोरीन जो है अपना अष्टक पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन का ग्रहण कर रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन, यानी क्लोरीन की संयोजकता भी कितनी होगी, 1 होगी। ठीक है, ऐसे ही बहुत सारे तत्व हैं जिसके बारे में ऐसे निकाल सकते हैं। चलिए एक और मैं बता देता हूँ, मैग्नीशियम का बात करते हैं। इसके बाद हम कक्षा में नॉर्मली 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। चलिए पहले देख लेते हैं कैसे, 2 8 2। देखिए इसके बाद हम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या करेगा, 4 से कम है तो अपना अष्टक पूरा करने के लिए क्या कर सकता है, ये अपना अष्टक पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा। यह अपना अष्टक पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग ही ना करेगा। अब देखिए ये इलेक्ट्रॉन का त्याग करे या ग्रहण करे उससे मतलब नहीं है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का त्याग करे या ग्रहण करे उससे मतलब नहीं है, हमें इससे मतलब है कि वो अपना अष्टक पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉनों का त्याग कर रहा है या कितने इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर रहा है। जितने इलेक्ट्रॉनों का त्याग करेगा या ग्रहण करेगा वही हमारा विद्युत संयोजकता कहलाता है। ठीक है, जैसे अब बोला जाएगा कि मैग्नीशियम की संयोजकता कितनी होगी, तो 2 होगी। क्यों, क्योंकि ये जो है अपना अष्टक पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉनों का त्याग करता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है धातु क्या है, और यहीं पे लिखे हैं अधातु क्या है। ठीक है, धातु क्या है और अधातु क्या है। पहले जान लेते हैं धातु क्या है। धातु में बोलते हैं कि वैसा तत्व जो विद्युत और ऊष्मा के सुचालक होते हैं, वैसा तत्व जो विद्युत और ऊष्मा के सुचालक होते हैं। सुचालक यानी जिससे विद्युत का प्रवाह होता है। ठीक है, वैसा तत्व जो विद्युत और ऊष्मा के सुचालक होते हैं तथा जिसमें विशेष गुण जैसे में आघातवर्धनीयता, तन्यता और धातुई चमक होती है उसे धातु कहते हैं। जैसे में लोहा, सोना इत्यादि। आघातवर्धनीयता का मतलब बता देता हूँ। इसमें क्या होता है कि किसी पदार्थ को पीट कर एकदम चादर की तरह लमड़ा दिया जाता है और वो बिना टूटे बिना फाटे लमड़ते चला जाता है, उसको आघातवर्धनीयता कहते हैं। और तन्यता का मतलब बता रहा हूँ, जिसमें किसी पदार्थ को लमड़ा कर कितना ही पतला कर दिया जाए वो टूटे नहीं, लमड़ते जाए। रबर नहीं, लेकिन जैसे सोना होता है ना, उसको कितना ही पतला हम बना सकते हैं तो उसको तन्यता कहते हैं। ठीक है, और धातुई चमक का मतलब तो होता है कि जिसमें चमक होती है, जो चमकता है उसको, ये सब गुण जिसमें होगा ना वो हमारा धातु कहलाएगा। ठीक है, जैसे में लोहा, लोहा में चमक होती है कि नहीं, और उससे विद्युत का प्रवाह होता है कि नहीं, वो विद्युत का सुचालक होता है कि नहीं। अगर बात करें चमक का तो उसमें कुछ हद तक तो चमक होता है ना, इसलिए वो क्या होगा, धातु होगा। ठीक है, अब जान लेते हैं अधातु। तो अधातु में पढ़ते हैं कि वैसा तत्व जो विद्युत और ऊष्मा के कुचालक होते हैं, वैसा तत्व जो विद्युत और ऊष्मा के कुचालक होते हैं तथा जिसमें विशेष गुण जैसे में आघातवर्धनीयता, तन्यता एवं धातुई चमक नहीं हो उसे अधातु कहते हैं। जैसे में नाइट्रोजन, कार्बन, क्लोरीन इत्यादि। धातु और अधातु के बाद पढ़ते हैं उपधातु। देखिए मानकर चलते हैं कि कोई ऐसा तत्व है जिसमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जा रहा है। कुछ ऐसा तत्व है जिससे विद्युत का प्रवाह हो जा रहा है लेकिन वो चमकदार नहीं है। कुछ ऐसा तत्व है जो चमकदार तो है लेकिन उससे विद्युत का प्रवाह नहीं होता है, तो उसका क्या नाम होगा, कुछ अलग तो नाम होगा ना। उसी को, जिसमें धातु और अधातु दोनों का गुण पाया जाता है, उसको उपधातु के नाम से जानते हैं, उसको उपधातु में रखा गया है। उपधातु का परिभाषा होता है कि वैसा तत्व जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं, उसे उपधातु कहते हैं। जैसे में ये 7 गो ही होता है, बोरान, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेल्यूरियम, पोलोनियम। बस
यही 7 गो होता है उपधातु में। इसको याद कर लीजिएगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन सा उपधातु है, तो अधिकतर देता है सिलिकॉन, जर्मेनियम या आर्सेनिक या एंटीमनी। ये अधिकतर देता है, ये दोनों जो है नहीं देता है। फिर भी आप इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। ऑब्जेक्टिव लेवल का ये बहुत ही अच्छा है, ठीक है। आज हम जितना पढ़े हैं इसका नोट्स जो है आपके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा PDF के तौर पे। आप वहाँ से जाकर इसका नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर नहीं भी करना होगा तो यहाँ पे सबका आंसर लिख दिए हैं आज, इसमें से भी देखकर लिख सकते हैं, ठीक है। अगर बिना मेहनत किए चाहते हैं कि मोबाइल में रखें केवल उसी से पढ़ लें, तो उसके लिए नोट्स है, ठीक है। आज अगर मेरा वीडियो थोड़ा सा भी आप लोगों को पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब तो कर दीजिए पहला बात। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।